हेलो प्यारे साथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? चलो बढ़िया ही रहो। और क्या हो रहा है? सब लोग मस्त हो? आज जो पॉलिटी के 30 क्वेश्चन होने वाले हैं, बहुत इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। राज यादव, हाय राज, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका हमारे एडू क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल यानी तरक्की की एक नई पाठशाला में। आप सभी दोस्तों, मित्र और मित्रियों का स्वागत है। और सभी लोग जुड़ते रहिए और सेशन का आनंद लीजिए, मज़ा लीजिए भरपूर तरीके से। और देखते हैं आज जो है पॉलिटी यानी पॉलिटी के 30 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। 30 जो कि यूपी टेट यानी यूपी टीटी को देख करके, जो 28 को आपका एग्ज़ाम है उसको देख करके ये सीरीज़ सजाई गई है। बहुत मेहनत की गई है। चलो चलते हैं। पहला क्वेश्चन, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी? पहला ही क्वेश्चन, किसने क्या कहा था यानी किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑस्टिन ने कहा था, या C.R. एटल ने कहा था, या विंस्टन चर्चिल ने कहा था, या लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था? बताइए आप लोग, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या हो सकता है? कैसे हैं सर? बिल्कुल बहुत अच्छे हैं सर जी, बहुत अच्छे हैं। आप लोग बढ़िया रहें और मेहनत करते रहें। तो देखिए, किसने कहा था कि जो हमारी संविधान है यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी असेंबली, वो कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये ऑस्टिन महोदय थे, यानी जो ऑस्टिन महोदय थे उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए होता है विल बी करेक्ट आंसर, यानी ना तो C.R. एटल होंगे, ना विंस्टन चर्चिल होंगे और लॉर्ड माउंटबेटन भी नहीं होंगे। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? यानी जो भारतीय संविधान सभा थी उसमें कितनी महिलाएं सदस्य थीं? तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जानिए कैबिनेट मिशन के बारे में। यानी जब कैबिनेट मिशन 1945 में जो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री होती हैं, यानी जो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली, क्या नाम होता है? क्लेमेंट इटली। ये जो ब्रिटेन का मंत्रिमंडल होता है उससे, यानी जो ब्रिटेन का मंत्रिमंडल होता है वहाँ से 3 सदस्यों को भेजती हैं, यानी 3 सदस्यों को वहाँ से भेजती हैं। और उन सदस्यों को ही क्या कहा गया था, यानी वो जो सदस्य आए थे उनको ही भारत में कैबिनेट मिशन कहा गया था। और कैबिनेट मिशन जब भारत में आता है तब संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। यहीं से संविधान बनने की क्या प्रक्रिया शुरू होती है? तो देखिए, स्टेफोर्ड क्रिप्स पहला सदस्य, पैथिक लॉरेंस यानी पैथिक लॉरेंस, और अलेक्जेंडर यानी अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य होते हैं। यानी 3 सदस्य ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के द्वारा भेजे जाते हैं। यानी कहें तो क्लेमेंट इटली जो ब्रिटेन की होती हैं प्रधानमंत्री, वो एक कैबिनेट मिशन भेजती हैं भारत। और जब एक कैबिनेट मिशन भारत आता है तो हमारे संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। और इसी कैबिनेट मिशन के अनुसार जो संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या थी, यानी कुल
सदस्य संख्या थी वो थी कितनी 389, यानी 389। जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया था उस समय जो सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी, उस समय सदस्यों की संख्या थी 389। जिसमें से बात करें ब्रिटिश भारत, यानी ब्रिटिश भारत से कितने थे, यानी ब्रिटिश भारत की बात करेंगे तो ब्रिटिश भारत से हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद में ब्रिटिश भारत के बाद में हम देखेंगे देसी रियासतों से, यानी देसी रियासतों से कितने सदस्य थे, यानी देसी रियासत से कितने सदस्य थे। तो देखिए आप लोग 296, यानी 296 सदस्य ये ब्रिटिश भारत से, और जो देसी रियासतें यानी जो राजा रजवाड़े थे उनमें कितने थे, तो 389 में 296 माइनस कर दीजिए, यानी 389 से 296 माइनस करेंगे तो 96 यानी 3 और यहाँ 18 यानी 9, यानी जो 93 सदस्य थे यानी 93 सदस्य थे वो देसी रियासत से। लेकिन जब भारत क्या होता, भारत का विभाजन हो जाता है, यानी 2 देश बन जाते, एक भारत और पाकिस्तान, यानी भारत से जब पाकिस्तान अलग हो जाता है, उस समय जो संविधान के सदस्यों की संख्या थी वो रही थी 299, यानी 299 ये संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बताइए 15। हीरो लग रहे हैं सर, ओहो मज़ा आ रहा है। चलिए ठीक है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है, यानी ये तीनों गलत होंगे। जब हमारा संविधान सभा बनी थी यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, उसमें कुल महिलाएं जो थी वो थी कितनी, 15 महिलाएं थीं। सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। कैबिनेट मिशन 1945 में प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के द्वारा भेजा जाता है, लेकिन हमारे भारत में कब आता है, तो हमारे भारत में कैबिनेट मिशन मार्च 1946, यानी मार्च 1946 में ये भारत में आता है। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है, और इस जो ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के द्वारा वो 3 सदस्य भेजे गए थे। तो पहले का नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स, दूसरे का नाम था पैट्रिक लॉरेंस, और जो तीसरा था वो था अलेक्जेंडर। यानी एक कैबिनेट मिशन के क्या थे, सदस्य थे। और कैबिनेट मिशन के अनुसार कुल सदस्य संख्या थी 389, जिसमें ब्रिटिश से थे 296 और जो राजा रजवाड़े थे उसमें से थे 93। और जब भारत यानी पाकिस्तान अलग हो जाता है भारत देश से, तब जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी 299। अगर महिलाओं की सदस्यों की संख्या पूछे तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। चलते हैं, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए, अगर बात करें संविधान के संवैधानिक सलाहकार, तो आप लोग ये जान लीजिए कि संवैधानिक सलाहकार तो थे, लेकिन क्या संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। कौन, बताइए आप लोग, आंसर दीजिए। लेकिन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बताइए वो कौन थे। संविधान सभा के अब बताइए, अब तो आप लोगों को बताते भी बनेगा। अभी तक ऑप्शन बी एन राव, बिल्कुल सही बात है। जो बी एन राव थे ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार तो थे, लेकिन ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अगर हम बात करें और भी नाम आए हैं जैसे सच्चिदानंद सिन्हा, के एम मुंशी और टी कृष्णमाचारी। तो जब हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति को पढ़ते हैं तो उसमें के एम मुंशी को भी पढ़ते हैं, यानी के एम मुंशी को भी पढ़ते हैं।
और टी कृष्णमोचारी को भी पढ़ते हैं। अगर ड्राफ्टिंग कमेटी की बात की जाए, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी की बात की जाए, तो ड्राफ्टिंग कमेटी में जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? वो हैं आपके बच्चा कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं। और इसमें सदस्यों की, यानी जो सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं? इसमें 7 सदस्य होते हैं, 7 सदस्य होते हैं। उसमें से कौन? के मुंशी हो गया, टी कृष्णगोपालाचारी हो गया, और भी आपके सदस्य होते हैं जैसे मोहम्मद सादुल्ला हो गया। इस तरीके से जो ड्राफ्टिंग कमेटी होती है उसमें कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। ऑप्शन आ गया है हमारे पास। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का संविधान अंगीकृत अधिनियमित हुआ था। ऑप्शन ए है जनवरी, यानी 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत हुआ था, या फरवरी यानी 11 फरवरी 1948 को हुआ था। ऑप्शन सी है नवंबर, यानी 26 नवंबर 1949, या ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से किसी तिथि को नहीं। तो ऑप्शन ए डी वाला वैसे भी गलत हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन 3 तो दिए हैं, इनमें से कोई ना कोई तो आंसर सही ही होगा। जवाब दीजिए आप लोग। देखिए, जवाब दीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, अच्छा बात करें 26 जनवरी 1950, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान, यानी जो हमारा संविधान था वो लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। बात करें नवंबर, यानी 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया था, यानी बनकर के तैयार हो गया था, या अंगीकृत हुआ था। और 26 नवंबर को ही हम मनाते हैं संविधान दिवस। क्या बनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में भी हम 26 नवंबर को मनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। देखते हैं किसी का आंसर आया। बिल्कुल 26 जनवरी 1950 आंसर आया है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान हमारा संविधान लागू होता है। लेकिन इस क्वेश्चन अंगीकृत का मतलब होता है कि जो चीज़ बन रही है वो बनकर तैयार कब हुई थी? तो वो बनकर तैयार हो गई थी 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू होती है 26 जनवरी 1950 में। बात समझ में आ गई आप लोगों के? बात समझ में आई? बिल्कुल सही। चलते हैं आगे की ओर। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। भागों की बात कर रहा है। क्या भाग 2, क्या भाग 3, या भाग 4, या भाग 5? बहुत जल्दी कमेंट बॉक्स में इन पार्टों के आगे इनके नाम लिख के भेजिए आप लोग। भाग 2 में क्या दिया है बताइए आप लोग। भाग 3 में क्या है, और भाग 4 में क्या है, और भाग 5 में क्या है, बताइए। बात करें भाग 2 की, तो इसमें नागरिकता का वर्णन है, यानी जो नागरिकता का वर्णन है, सिटीजनशिप जिसको बोलते हैं, वो आर्टिकल 5 से लेकर 11 यानी 5 से 11 तक ये वर्णन है आपका नागरिकता का। बात करें पार्ट 3 की, यानी कि भाग 3 की बात करेंगे, तो जो मौलिक अधिकार, यानी मौलिक अधिकार दिए हैं, मौलिक अधिकार
जो आर्टिकल या अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनका वर्णन किया गया है भाग 3 में। अगर भाग 4 की बात करेंगे तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आपके आर्टिकल 36 से 51 तक वर्णित हैं। अगर भाग 5 की बात करेंगे तो इसमें संसद के बारे में बताया गया है। तो ये सारी जानकारियाँ होती हैं आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट। अगर संसद की बात करें तो इसका वर्णन आर्टिकल 79 में है। अब बताइए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही बात है, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। तो ये जानकारियाँ भी होती हैं आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संघवाद निकट है नाइजीरिया के या ऑस्ट्रेलिया के या कनाडा के या यूएसए के? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। बताइए। बताइए इसका जवाब क्या होगा? अभी तक नहीं आया है। कनाडा, बिल्कुल सही बात। यानी जो कनाडा यानी भारतीय संघवाद के निकट है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग? जानते हैं? चलो ऑप्शन आ गया है। यानी बात करें कि संघवाद का मतलब क्या होता है, तो संघवाद का मतलब क्या होता है, जैसे जो सशक्त केंद्र होते हैं, यानी जो सशक्त केंद्र होते हैं उनमें क्या सशक्त केंद्रों की शक्तियों का निहित होना, सशक्त केंद्रों की शक्ति का निहित होना ये कहाँ से लिया गया है? यानी अगर बात करें संघवाद, इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो संघवाद है वो कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा, यानी कनाडा से संघवाद लिया गया है। अगर प्रस्तावना की बात करें, प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, यानी प्रस्तावना जो है आपकी ये ली गई है यूएसए से, यानी अमेरिका से। अगर बात करें जो प्रस्तावना की भाषा है, यानी जो प्रस्तावना की भाषा है वो कहाँ से ली गई है, यानी जो प्रस्तावना की भाषा है वो ली गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यूएसए से प्रस्तावना और जो भाषा है वो कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। कनाडा, बिल्कुल सही बात है। चलते हैं आगे की ओर। संविधान का प्रारूप पूरा हुआ था कब बनकर के पूरा हुआ था? अभी आप लोगों को बताया, रिपीटेड क्वेश्चन है। 26 जनवरी 1950, 26 दिसंबर 1949 या 26 नवंबर 1949 या 30 नवंबर 1949? बताइए। तो हमने आपको बताया था कि 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी जो संविधान है भारत का, ये लागू हुआ था, संपूर्ण देश में लागू हुआ था। इम्प्लीमेंटेशन इंग्लिश में कहते हैं। 26 दिसंबर 1949 ना, बिल्कुल गलत। 26 नवंबर 1949 को, यानी ये बनकर के तैयार हो गया था, बनकर के तैयार हो गया। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, 26 नवंबर 1949 नेहा का आंसर आ गया है। बिल्कुल सही जवाब देती हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक यानी लीगल उपबंध नहीं है?
ये देखो ये है क्या, ये बहुत ही घातक है जीव। क्या है? जीव। जो परीक्षार्थी होते हैं उनके माइंड को क्या करता है ये जीव? ये डिस्टर्ब कर देता है। क्या कर देता है? डिस्टर्ब कर देता है। और जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, यानी जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, ये क्या, ये खराब हो जाता है इससे। और हम लोग सही को गलत और गलत को सही करके चले आते हैं पेपर में। तो बताइए, यानी नहीं है। हमारा कहने का तात्पर्य ये है, इस चीज़ को देखते रहना, यानी इसको बहुत ही गौर से देखना है। तो ऑप्शन नंबर ए है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, ऑप्शन बी है किसी राज्य का क्षेत्रफल घटाकर, ऑप्शन सी है किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर, ऑप्शन डी है एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। कौन सा नहीं है? तो अगर इसकी बात करें, इन तीनों की बात हमारे संविधान के भाग 1 में की गई है। यानी संविधान का जो भाग 1 है उसमें इन सारी चीज़ों की गई है चर्चा। और इसका जो आर्टिकल है, अनुच्छेद, आर्टिकल यानी भाग 1 में जो अनुच्छेद हैं वो 1 से लेकर 4 तक। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग दीजिए, कौन सा होगा? देखिए, जो एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है लोकसभा में, राज्यसभा में या संसद के दोनों सदनों में। अगर बात करेंगे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी जो संसद के दोनों सदन हैं, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो हमारा जो भारत का राष्ट्रपति है, यानी प्रेसिडेंट ये बुलाते हैं संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। किस आर्टिकल के अंतर्गत, यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुलाते हैं? तो अपना पहला प्यार यानी 108 इसके अंतर्गत इसको बुलाते हैं। अगर बात करें इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, यानी सबसे टॉप पर कौन होता है जो अध्यक्षता करता है, तो वो होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। 9 का सी बिल्कुल सही जवाब है। यानी 9 का सी बिल्कुल होता है करेक्ट आंसर। अगर हम बात लोकसभा की करेंगे, तो इसका वर्णन कहाँ है? यानी इसका वर्णन है आर्टिकल 81 यानी आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। अगर राज्यसभा की बात करेंगे तो इसका वर्णन आर्टिकल 80 यानी अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन किया गया है। अगर प्रेसिडेंट की बात करेंगे, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसी बात कहाँ की गई है? आर्टिकल 52 यानी आर्टिकल 52 में यह बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। चलते हैं आगे की ओर। देखिए 10, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? बताइए, बहुत ही लड्डू सवाल। लोकसभा, राज्यसभा या संसद या सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट? तो इसका जवाब क्या होगा बताइए। तो देखिए, लोकसभा, राज्यसभा और संसद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आप लोग भी गलत नहीं करेंगे, यानी जो संसद है उसका करेक्ट आंसर होगा। संसद जो है वो मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है 324। और संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? अगर बात करें संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से आर्टिकल 324 के अंतर्गत दिया गया है। संसद बिल्कुल सही जवाब होता है आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? बताइए, इधर देखिए, इधर
ऑप्शन नंबर ए राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, ये तो अमेरिका की बात कर रहा है। ऑप्शन बी है राज्य की एकल नागरिकता। ऑप्शन सी है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, या भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। तो इनमें से कौन सा सही है? तो जो ऑप्शन नंबर सी यानी संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, यानी हमारे देश में कहीं भी दोहरी नागरिकता नहीं होगी। हम कहीं भी रहेंगे तो हमारी क्या एक ही नागरिकता होगी, हम एक ही नागरिकता से पहचाने जाएंगे कि हम भारत देश के ही हैं। चलिए आगे की ओर। भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, अंशतः कठोर अंशतः लचीला, ना ही कठोर ना ही लचीला, या लचीला। बताइए, ये विशेषता से क्वेश्चन आया, यानी भारतीय संविधान की क्या विशेषता है? तो हमारा संविधान जो है सबसे लंबा और लिखित संविधान। कई देशों का समन्वय भी मिलता है इसमें, कई देशों का समन्वय है। संसदीय शासन प्रणाली, यानी संसदीय शासन प्रणाली लोकतंत्रात्मक गणतंत्रात्मक राज्य, ये सारी विशेषताएं होती हैं आपकी इम्पॉर्टेंट। अब इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगर देखा जाए जो हमारा संविधान है वो कैसा है? कठोर भी है और कैसा है? लचीला भी है। यानी ऑप्शन बी आपका होता है बिल्कुल सही आंसर। 12 का सी बिल्कुल सही जवाब, 12 का सी। चलते हैं आगे की ओर। देखिए, निम्नलिखित संविधान यानी लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? क्या जापान से हुआ, या भारत से हुआ, या ब्रिटेन से हुआ, या अमेरिका से हुआ? बताइए आप लोग, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखिए इधर, अगर पूछा जाए कि संविधान का प्रारंभ कहाँ से हुआ, यानी लिखने का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो ऑप्शन डी यानी अमेरिका से। यानी सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ का था? सबसे पहला लिखित संविधान जो था वो था अमेरिका का, यानी अमेरिका का संविधान सबसे पहला लिखित। अगर पूछा जाए सर्वाधिक लंबा यानी सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है, तो अपने प्यारे से देश भारत का होगा। जापान की बात करें तो जापान में सशक्त केंद्रों के साथ शासन प्रणाली की बात कही गई है। बात की जाए अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना कहाँ से लिया गया है, तो वो भी जापान से ही लिया गया है। हमारे जो संविधान है, हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा चीज़ें कहाँ से लिए गए हैं, तो वो ब्रिटेन के संविधान से ही ली गई हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, अभी मैंने बताया था। बताइए आप लोग, इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, या फ्रांस के संविधान से, या यूएसए के संविधान से? तो इटली के संविधान से एक क्रॉस क्वेश्चन यानी गलत। कनाडा के या फ्रांस के या यूएसए से? बताइए आप लोग। अब अगर बात करेंगे उद्देशिका की, यानी उद्देशिका की बात करेंगे तो हमारे उद्देशिका यानी जो प्रस्तावना है उसकी भाषा कहाँ से ली गई है? अगर भाषा की बात करते हैं तो इसकी भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। और इस उद्देशिका को कहाँ से लिया गया है, तो आप लोग जानते हैं कि इस उद्देशिका को लिया गया है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। बिल्कुल सही जवाब है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। अगर बात करेंगे फ्रांस के संविधान से, तो यहाँ से क्या लिया गया? न्यायिक पुनरावलोकन यानी न्यायिक
पुनरावलोकन की जो प्रक्रिया है ये ली गई है फ्रांस से। कनाडा से बात करें क्या लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। ये सारी चीज़ें होती हैं इम्पोर्टेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। यूएसए, यानी यूएसए से हमारी प्रस्तावना को बिल्कुल सही जवाब। नेहा का फिर से सही जवाब आया। चलते हैं आगे की ओर। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता। फिर हमारे नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करने वाला क्वेश्चन आ गया है। यानी ये जो है ना, ये जिंदा जीव है। ये देखो इसकी आंखें भी हैं, जो विद्यार्थियों के आँखों के आगे फीकी पड़ जाती हैं। अब बताइए, नहीं करता है क्या समान आवास का अधिकार, या समानता का अधिकार, या धर्म पालन करने का अधिकार, या स्वतंत्रता का अधिकार। बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 15 का राइट जवाब कौन देगा। बताइए। राज ने बताया है ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, और बताइए गुरुदेव, और क्या हो सकता है। ये गलत आंसर आया है आपका। 15 का करेक्ट जवाब बताइए। देखिए, हमारे संविधान में समान आवास की बात, यानी समान आवास का अधिकार, यानी जिस बंगले में मुकेश अंबानी रहता है क्या वैसा ही बंगला सभी का हो जाएगा, या जिस बंगले में प्राइम मिनिस्टर रहते हैं क्या वैसा ही बंगला सभी का हो जाएगा। तो हमारा जवाब होगा नहीं नहीं नहीं, यानी जो जैसा है उसको वैसा ही मिलेगा, यानी संविधान के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें होंगी। तो हमारा जो संविधान है, यानी जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो यह अधिकार प्रदान नहीं करता है। कौन सा समान आवास का अधिकार करने की बात नहीं करता है। अगर समानता के अधिकार की बात करें, यानी समता का अधिकार इसको बोलते हैं। इसका वर्णन हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार में 14, यानी समता का या समानता का अधिकार किस में है, तो बताइए आप लोग। यानी आर्टिकल 14 से 18 तक की बात करेंगे तो ये 14 से 18 से जो अधिकार है ये समता या समानता का अधिकार है। अगर धर्म पालन करने का अधिकार की बात करेंगे तो ये 25 से 28 तक, यानी जो 25 से 28 तक है ये किसका है, ये धर्म पालन करने का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेंगे तो आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक इसका वर्णन मिलता है। इसको बोलते हैं, इसका एक और नाम है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या बोलते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी इसको कहा जाता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसका जवाब दीजिए आप लोग, क्या हो सकता है। तो जवाब मिल गया है कि समान आवास का अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यह अधिकार प्रदान नहीं करता है। बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं आगे की ओर। 16 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल, यानी राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। यानी जो राष्ट्रीय आपात लगता है तो उसमें समाप्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, देश के किसी भाग में निवास बसने की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी जो स्वतंत्रता का अधिकार हम बता रहे थे आपको उसी में ये चीज़ें हैं। यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन बी देखो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, या ऑप्शन सी है भारत के संपूर्ण क्षेत्र में भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार,
या ऑप्शन डी है वृत्ति या उपजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार। बताइए आप लोग इसका आंसर दीजिए 16 का। 16 का बताइए क्या होगा। ऑप्शन को पढ़ने से ही पता चल रहा होगा, यानी हमारे संविधान में ऐसा कहीं वर्णित नहीं किया गया है कि व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से उसके जीवन के अधिकार से वंचित किया जाए। यानी कि कोई बूढ़ा व्यक्ति है, अगर वो पीड़ित है यानी ज़्यादा पीड़ित है, तो क्या उसको उसका अधिकार छीन सकते हैं, यानी उसके जीने का अधिकार छीन सकते हैं? तो नहीं। तो ऐसी बात कहाँ कही गई है, यानी इसका ऑप्शन क्या सही होगा। अब आप लोग बताइए 16 का बी, यानी बिल्कुल सही जवाब। यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी कि जो व्यक्तियों की स्वतंत्रता होती है उनसे उनके जीवन के अधिकार को नहीं छीना जा सकता है। बाकी सारी चीज़ें आपको जो आर्टिकल 19 से 19 से, एक मिनट, आ गए अगले क्वेश्चन की ओर। 19 से 1, यानी जो स्वतंत्रता का अधिकार हम पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई है। चलते हैं आगे की ओर। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, यानी छुआछूत, छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। बताइए आप लोग क्या है। यानी अगर बात करेंगे आर्टिकल 15 की, आर्टिकल 16 की, आर्टिकल 17 की, आर्टिकल 18 की, तो देखिए आप लोग जो हमारा मौलिक अधिकार है, यानी जो हमारा मौलिक अधिकार है उसमें समता या समानता का अधिकार की बात कही गई है। समता या समानता का अधिकार की बात कही गई है, और ये बात किस में कही गई है, आर्टिकल 15 में। यानी जो राज्य होगा, जो देश होगा, हमारा प्यारा देश है, वो किसी के साथ, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे लिंग के आधार पर हो, चाहे धर्म के आधार पर हो, चाहे वंश के आधार पर हो, किसी के साथ क्या नहीं करेगा, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 क्या कहता है, बताइए आप लोग। आर्टिकल 16 क्या कहता है। आर्टिकल 16 कहता है कि अवसर की समानता, यानी कि अवसर की समानता की बात करता है। अवसर की समानता, यानी राज्य यानी भारत देश जो भी वैकेंसी निकालेगा उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी सबको क्या मिलेगा, सबको अवसर मिलेगा, यानी अवसर देने की बात कही गई है। आर्टिकल 17, यानी 17 की बात करेंगे तो इसमें यानी छुआछूत, यानी छुआछूत, यानी जो भारत है, यानी जो जिसको राज्य की संज्ञा दी गई है उसमें इसके बारे में, यानी अस्पृश्यता का अंत क्या करने की बात कही गई है, यानी छुआछूत का अंत करने की बात कही गई है। किसमें, आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत, यानी जो उपाधियां दी जाती हैं उपाधियों का अंत, ये बात कही गई है आपकी आर्टिकल 18 में। अब इसका आंसर दीजिए किसका, 17 का सी विल बी करेक्ट आंसर। आप ही तो एक बच्चे हो पढ़ने वाले, बहुत सुंदर जवाब दे रही हैं आप। चलते हैं आगे की ओर। देखिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन में संरक्षण प्रदान करता है। बताइए। तो आर्टिकल 19 की बात करें तो ये स्वतंत्रता का अधिकार आपको साफ साफ दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग क्या सही है। 18 का जवाब दीजिए।
बताइए 18 का। एटीन का आर्टिकल 20, बिल्कुल सही बात, सही जवाब। आर्टिकल 20 क्या कहता है, यानी दोहरे दंड एवं स्वाभिमान में संरक्षण प्रदान की बात करता है। बात ये करता है कि अगर कोई मुलजिम है, यानी किसी ने कोई कांड कर दिया, यानी कोई भी दोषी है, तो उसको एक दंड के लिए सिर्फ एक बार ही सज़ा दी जाएगी, यानी एक दंड के लिए दोबारा सज़ा नहीं दी जाएगी, ऐसी बात कही गई है। किस में, ये किस में कहा गया है, तो ये कहा गया है आपके आर्टिकल 20 में ऐसी बात कही गई है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करी जाए तो अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, यानी आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। अगर गिरफ्तारी के उसमें संरक्षण की बात देखें तो आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी के संरक्षण के बारे में बात कही गई है। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। चलते हैं आगे की ओर। भारत के संविधान के अनुसार, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? क्या मूल अधिकार या मूल कर्तव्य या राज्य के नीति निर्देशक तत्व या मूल अधिकार या मूल कर्तव्य? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 19 का जवाब बताइए। फंडामेंटल राइट्स यानी क्या होते हैं? मूल अधिकार, यानी आर्टिकल 14 से लेकर कहाँ तक इनका वर्णन मिलता है? बताइए, बताइए आप लोग। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक मिलते हैं? बताइए। हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, बताइए आप लोग। अभी तक नहीं आया। धन्यवाद। अच्छा, इसका जवाब दीजिए। हमने क्या कहा? फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक मिलते हैं? नहीं नहीं, अभी नहीं। चलो नहीं पता है, हम बताते हैं। देखो, आर्टिकल 14 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्सों की बात कही गई, यानी फंडामेंटल मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार की बात कही गई है। अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखें तो इनका वर्णन आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, एक इसमें है भाग 3 में यानी पार्ट 3 में। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो किसमें है? भाग 4 में यानी पार्ट 4 में इनका वर्णन किया गया है। बात करेंगे जो मूल कर्तव्य हैं, एक इसमें है तो ये आर्टिकल 51 यानी आर्टिकल 51A यानी बोले तो का, और पार्ट की बात करें यानी भाग किस भाग में है, तो ये भाग है आपका 4A। और ये जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए थे मूल कर्तव्य, यानी जब हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था तो उस संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। अगर बात करें जब मूल कर्तव्य जोड़े गए थे तो इनकी संख्या प्रारंभ में 10 थी, लेकिन वर्तमान की बात करें तो 11 है इसकी संख्या। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 19 का सी। 19 का सी बिल्कुल सही जवाब, यानी 19 का सी आंसर बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष बंदीकरण यानी रिट की बात कर रहा है। अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है, यानी कि एक व्यक्ति है अगर उसको बंदी बना लिया गया है तो कितने दिनों तक बिना मुकदमा चलाए उसको बंदी बनाया जा सकता है? 1 माह के लिए या 3 माह के लिए या 6 माह के लिए
या 9 माह के लिए। तो मौलिक अधिकार में जो रिट की बात की गई है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट जारी की जाती है, उसमें बताया गया है अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है और उस पर मुकदमा नहीं चलाया, यानी बिना मुकदमा चलाए उस व्यक्ति को अगर बंदी बना लिया गया है तो उसको अधिकतम 3 माह के लिए, यानी 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है, इससे ऊपर नहीं। 3 मंथ्स बिल्कुल सही बात है। चलते हैं आगे की ओर। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, या 1982 में संविधान के 46वें संविधान संशोधन द्वारा, या 1973 में संविधान के 31वें संविधान संशोधन द्वारा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? यानी जो संपत्ति का अधिकार है जिसको आर्टिकल 300A यानी आर्टिकल 300A के अंतर्गत रखा गया है, यानी पार्ट 12 के अंतर्गत इसको जगह दी गई है। तो बताइए इसका जवाब क्या होगा? और इसको कैसा अधिकार, यानी लीगल, यानी ये कैसा अधिकार है? लीगल राइट्स है, यानी ये संवैधानिक अधिकार है, कानूनी दर्जा प्राप्त है। बताइए संवैधानिक अधिकार, इसको मूल अधिकार से निकाल करके कानूनी दर्जा दिया गया है। किसको? संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300A के अंतर्गत इसको रखा गया है। तो बताइए इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? 21 का ए बिल्कुल सही जवाब। 21 का ए 1969 यानी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। अगर बात करें 31वें संविधान संशोधन की, यानी 31वें संविधान संशोधन में लोकसभा सीटों की संख्या को कम किया गया था। ये 1973 में हुआ था, 1973 में। चलते हैं आगे की और देखिए, बंदी बनाए गए व्यक्ति मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22? बताइए, बहुत जल्दी आंसर दीजिए। बताइए इसका आंसर 22 का। देखिए अनुच्छेद 15 में मैंने बताया था, अभी अनुच्छेद 17 भी बताया था, 21 ये नहीं बताया था, और अनुच्छेद 22 भी नहीं बताया था। अगर आर्टिकल 22 की बात करेंगे तो गिरफ्तारी में संरक्षण, यानी अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। क्या? संरक्षण। बताइए इसका जवाब क्या होगा? 21 का ए, 22 का बताइए। देखिए, अगर आर्टिकल 21 की बात कहेंगे तो ये प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। स्वतंत्रता के अधिकार की क्या करता है? बात करता है। बात करेंगे आर्टिकल 17 की, तो आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 70 क्या कहता है? तो आपको पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बताया गया था कि जो अनुच्छेद 17 है ये कहता है छुआछूत का अंत, यानी छुआछूत का अंत, छुआछूत के बारे में बताता है, यानी छुआछूत का अंत किया जाएगा, यानी अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? कहता है अगर कोई नागरिक है, कोई भी है, तो उसके साथ क्या? उसके साथ ना तो जाति के आधार पर, ना तो जात के आधार पर, ना तो वंश के आधार पर
इन सभी के आधार पर क्या, ना तो उसके निवास स्थान के आधार पर यानी निवास स्थान के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब इसका जवाब दीजिए, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नहीं आया जवाब, चलो कोई बात नहीं। देखिए, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? आर्टिकल 14 में, या आर्टिकल 19 में, या आर्टिकल 29 में, या आर्टिकल 32 में? बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? 23 का जवाब क्या होगा? 23 का सी, 23 का सी आंसर आया है। देखते हैं, 23 का सी बिल्कुल सही जवाब है, यानी 23 का सी। आर्टिकल 14 क्या करता है? आर्टिकल 14 कहता है, यानी अनुच्छेद 14 कहता है कि जो मूल अधिकार हैं, यानी जो मूल अधिकार हैं, इनको क्या, इनको मूल अधिकार, जो व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स हैं, इनके अधिकार को कानूनी रूप से कम नहीं किया जाएगा, यानी इनका हनन नहीं किया जाएगा, ऐसी बात कही गई है आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 19 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें किसकी बात कही गई है? तो इसमें शिक्षा की बात कही गई, यानी अल्पसंख्यकों के शिक्षा की बात कही गई, यानी शिक्षा के अधिकार की बात कही गई है। शैक्षणिक संस्थाओं के बारे में और अल्पसंख्यकों की शिक्षा के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 32 की बात करेंगे तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसी को बाबा भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा था। आर्टिकल 32 को चलते हैं आगे की ओर। देखिए, नागरिक और विदेशियों दोनों को प्राप्त होते हैं राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, या सिविल अधिकार, या विविध अधिकार। विविध का मतलब होता है लीगल, जो कानूनी रूप से हो, और अधिकार का मतलब होता है राइट्स। चलो आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? 24 का बताइए। बात करें राजनीतिक अधिकार, यानी कोई भी हमारे देश का नागरिक है तो उसको यह अधिकार प्राप्त है कि वो किसी भी पद के लिए आवेदन कर सकता है, जो चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सिविल क्षेत्र में हो, और चाहे उसका मौलिक अधिकार हो। समझ रहे हैं? और विधिक अधिकार, यानी विविध अधिकार, जो लीगल राइट्स होते हैं, वो क्या, नागरिक और विदेशी, यानी जो विदेशी आते हैं हमारे इंडिया में, उनको भी ये अधिकार प्राप्त है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल होता है सही आंसर। 24 का सी नहीं होगा, सिविल अधिकार कैसे होंगे? अब ऐसे समझिए आप लोग, जैसे कि हम लोग यूपीपीसीएस या यूपीएससी का जब फॉर्म डालते हैं तो विदेशी थोड़ी ना डालने आते हैं, हम ही लोग डालते हैं ना। तो ये बात कहता है, तो ये इसका गलत आंसर होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। बात समझ में आई? चलते हैं आगे की ओर। भारतीय संविधान में, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर विचार लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से? बताइए आप लोग। बहुत ही लड्डू गोपाल सवाल है।
और आंसर बिल्कुल सही सही आना चाहिए। 25 का बताइए। देखिए, बात कनाडा की करेंगे तो कनाडा से क्या लिया गया है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यानी जो अवशिष्ट शक्तियां हैं केंद्र में निहित होना। दक्षिण अफ्रीका की बात करेंगे तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया यहाँ दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया ऑस्ट्रेलिया से बात करें तो प्रस्तावना की जो भाषा है, यानी जो प्रस्तावना की भाषा है, इसको कहाँ से लिया गया है, इसको लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, और भी ऑस्ट्रेलिया से लिया, यानी संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसको भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और यहाँ संविधान के किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत ये है, यानी संविधान संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बताया गया है। और इस बैठक की अध्यक्षता जो होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, और जो बुलाता है वो भारत का प्रेसिडेंट ही बुलाता है, और जो खत्म करता है यानी इसका समापन कौन करता है, तो वो भी करता है कौन, वो भी करता है भारत का राष्ट्रपति। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए 25 का है, बिल्कुल नया का जवाब एकदम सही। ललन टॉप चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 यानी 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन है, फिर से आ गया ये देखो, ये जीव है बहुत ही खतरनाक, ये होता है जी, ये क्या करता है, इसका एक ही काम है, जिस तरीके से पैरासाइट होता है वो किस पे निर्भर रहता है, होस्ट पर, ठीक उसी प्रकार ये जो विद्यार्थी होते हैं यानी जो ये स्टूडेंट होते हैं उनके माइंड को खराब कर देता है। इसलिए हमको पूरे दिमाग से काम करना है, और नहीं वाला जैसे ही क्वेश्चन आए वैसे ही बहुत अच्छे से समझ करके पढ़ना है क्वेश्चन को। अब इसका आंसर दीजिए, नहीं है तो कौन सा नहीं है, 26 का बताइए, बताइए। देखिए 25 के अनुसार कौन सा नहीं है, सार्वजनिक व्यवस्था ये भी है, स्वास्थ्य की भी बात कही गई है, सदाचार की भी बात कही गई है। अगर मानववाद को देखें तो यही क्या है, यही नहीं है, यानी यही ऑप्शन सही है, और ये तीनों ऑप्शन होते हैं आपके गलत। चलते हैं आगे की ओर। देखिए आया है आंसर 26 का डी, 26 का डी बिल्कुल सही जवाब। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, बताइए मौलिक अधिकार कौन सा है, बताओ बताओ। ऑप्शन ए सूचना का अधिकार, ऑप्शन बी काम का अधिकार, ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी मकान का अधिकार। बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए, बताइए 27 का। 27 का सी और बिल्कुल सही जवाब होता है। बहुत ही सुंदर जवाब आ रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। सूचना का अधिकार भी नहीं होगा, काम का अधिकार और ये भी यानी मकान का अधिकार भी नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ये मौलिक अधिकार नहीं, ये कानूनी रूप से सही माने जाते हैं, यानी कानूनी अधिकार है। चलते हैं आगे। भारतीय संविधान में समता या समता का मतलब क्या होता है, समानता।
का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया, ये अनुच्छेद है। बताइए। अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। 28 का अभी बताया था मैंने। देखिए इधर अभी मैंने बताया था कि जो समता या समानता का अधिकार, यानी जो समता या समानता का अधिकार है, ये कहाँ तक है, ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है। 28 का सी बिल्कुल करेक्ट जवाब, यानी ऑप्शन नंबर सी होता है बिल्कुल सही जवाब। अच्छा एक जवाब और दीजिए, एक जवाब और दीजिए कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी हम कहें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें दिया गया है, बताइए आप। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये किसमें दिया गया है, किस आर्टिकल के अंतर्गत ये बात कही गई है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बताइए। सर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अभी तक जवाब नहीं आया है, इसका मतलब समझे आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है। बिल्कुल सही जवाब, यानी आर्टिकल 25 से 28 तक, यानी आर्टिकल 25 से 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मूल अधिकार यानी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित हैं, भाग 4 में, भाग 5 में, भाग 2 में, भाग 3 में। देखिए अगर भाग 4 की बात करें तो भाग 4 में डीपीएसपी और इस डीपीएसपी को कहाँ से लिया गया है, तो इसको लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिया गया है बच्चा, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और इसका जो वर्णन है वो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक इसका वर्णन है, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक। भाग 5 की बात करें तो इसमें किसका वर्णन है, तो इसमें वर्णन है संसद का, यानी संसद का वर्णन है इसमें। अगर इसकी बात करें भाग 5 की तो 79 से लेकर के 121 तक भाग 5 में चर्चा की गई है। अगर भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में क्या दिया गया है, तो जो सिटीजनशिप है यानी जो नागरिकता है, यानी जो नागरिकता है इसका वर्णन संविधान के भाग 2 में नागरिकता को दिखाया गया है। और इसका जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है आपका 5 से लेकर के 11 तक। भाग 3 की बात करें तो ये कहाँ से, भाग 3 की बात करें तो इसमें मौलिक अधिकारों की बात कही गई है, यानी जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं उनकी बात कही गई है। और एक किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो ये जो अधिकार हैं ये आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक इनकी बात कही गई है। और ये बहुत ही बारीक चीज बताते हैं आपको, क्वेश्चन आता है कि किस आर्टिकल के अंतर्गत राज्य की परिभाषा दी गई है, यानी राज्य की परिभाषा की बात करेंगे, यानी राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल के अंतर्गत दी गई है, तो राज्य की परिभाषा जो दी गई है वो आपकी आर्टिकल 12 के अंतर, यानी अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आपकी राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। अब बताइए डी 29 का डी आंसर आया है, यानी डी ऑप्शन होता है आपका बहुत ही अच्छा जवाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
निम्न में से कौन सा अधिकार नहीं है? फिर से हमारे नर्वस सिस्टम को खराब करने वाला, नर्वस सिस्टम यानी कहें तो तंत्रिका तंत्र को खराब करने वाला क्वेश्चन आ गया है। यानी इस जीव से ये क्या है, ये सजीव जीव है और ये जीव जैसे ही क्वेश्चन में आता है वैसे ही क्या करता है, हमारे सिरदर्दी बन जाता है, यानी सही को गलत और गलत को सही कर बैठते हैं। तो इसका ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा? समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, बताइए। तो हमने बताया था कि जो समता या समानता का अधिकार है ये किसमें है, तो इसका वर्णन हमारे संविधान के आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इसका वर्णन मिलता है। और इसके ऊपर की बात जान लीजिए, यानी जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे यानी मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो इसका वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में मिलता है। और हम डीपली जाएंगे, अगर आर्टिकल 12 को उठाएंगे तो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। और हम डीपली चलेंगे, अगर आर्टिकल 13 के बारे में जैसे ही पूछा जाए तो जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं वो कानूनी रूप से कम नहीं किया जाएंगे, यानी इनके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होगी, ऐसी बात कही गई है। अगर शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें, यानी शोषण के विरुद्ध की बात करें, और ऑप्शन सी है हड़ताल का अधिकार, यानी ये अधिकार है, ये भी अधिकार है, यानी ये अधिकार संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें नहीं है। बाकी देखते हैं हम लोग की हड़ताल लोग करने के लिए क्या करते हैं, बैठ जाते हैं और अपनी मांगों को मनवा भी लेते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बताइए। का सी बिल्कुल सही जवाब, यानी 30 का सी बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी इसकी बात करें यानी 24 से लेकर 28 तक, यानी 23 से लेकर यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक इसका वर्णन किया गया है। अगर धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार तो आप लोग फंडामेंटल राइट्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं आप बताते हैं आपको। देखो, अगर संविधान से क्वेश्चन आता है तो पहला क्वेश्चन आपका फंडामेंटल राइट्स इम्पोर्टेंट, डीपीएसपी से भी आ सकता है, डीपीएसपी से भी, और सिटीजनशिप यानी नागरिकता से भी आते हैं क्वेश्चन। और बात करें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत का निर्वाचन आयोग है उससे भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन। और संविधान संशोधन यानी संविधान संशोधन से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी। और जो संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं यानी जो आर्टिकल हैं, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी उठने की होती है संभावना। तो सारी बातों को ध्यान रखना। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और साथ में क्या चैनल को सब्सक्राइब करना। और हमारी क्लास डेली होती है 10 PM पर। चलते हैं, ठीक है, आज की क्लास यही तक रखते हैं। तब तक के लिए अपना रखना ख्याल। टाटा, बाय बाय, टेक केयर। कोई समस्या बच्चों बताइए।